नमस्कार मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के बारे में और उसके बाद तमाम ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, मूल संरचना के सिद्धांत से संबंधित थी, उनको आपको बताया था। सबसे पहले मैं आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश, सबसे ज़्यादा मतदाताओं वाले लोकतांत्रिक देश, सबसे ज़्यादा युवा मतदाताओं वाले लोकतांत्रिक देश के गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। वास्तव में मित्रों, गणतंत्र का अर्थ हम समझ नहीं पाते। हम केवल एक फेस्टिवल के रूप में इसे मनाते हैं। वास्तव में गणतंत्र का अर्थ क्या है कि जो हमारे संविधान और संविधान की प्रस्तावना है उसको हम समझें, संविधान के अनुसार आचरण करें, संविधान के उन प्रमुख तत्वों को स्वीकार करें, अंगीकार करें। जब हम ऐसा करेंगे तब जाके हम वास्तविक गणतंत्र को मना पाएंगे, हृदय से गणतंत्र को मना पाएंगे। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम सब गणतंत्र को संवैधानिक उत्सव के रूप में मनाएं, और यह तभी हो सकता है जब हम संविधान का पालन करें। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। खैर आजकल तो एक ट्रेंड सा बना हुआ है, एक वर्ग किसी एक बड़े हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे शहीदों को गाली देता है, दूसरा वर्ग दूसरे को गाली देता है, जबकि यह उचित नहीं है। जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने हम लोगों के लिए एक स्वतंत्र गणतंत्रात्मक भारत का सपना देखा था और उसी के लिए प्रयास किया। और ये पक्ष विपक्ष, ये ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारे लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भी गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। बहुत सारे लोग गांधी जी को बोलते हैं, बहुत सारे लोग बहुत लोगों को बोलते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। वास्तव में गणतंत्र का सम्मान नहीं है। बाबा साहेब ने कहा था कि इस संविधान की पूजा मत करो, इस संविधान को पढ़ो, इसको समझो, इसको आत्मसात करो। निश्चित रूप से उस व्यक्ति के बड़े दृढ़ संकल्प और बड़े हृदय और विद्वान होने का यह प्रमाण था कि उसने संविधान के बारे में ऐसा कहा। खैर, हमारे यहाँ कहावत है, यूं तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहते हैं। शायद इसी लोकतंत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर कि लोकतंत्र कैसे सक्रिय हुआ, जो सरकार के स्तंभ थे उन स्तंभों को कैसे सक्रिय किया गया, इसी पर आज एक मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक मेरे विद्यार्थी ने कहा भी था कि सर न्यायिक सक्रियता को थोड़ा सा समझाइएगा। तो भारत में न्यायिक सक्रियतावाद को आज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है और ज़्यादा फैक्ट्स इसमें कम है, कहानी है, इसको कहानी की तरह समझिएगा। वास्तव में सबसे पहले आवश्यकता इस बात को समझने की है कि न्यायिक सक्रियतावाद कहते किसे। देखिए, न्यायिक यानी न्यायपालिका, सक्रियतावाद यानी सक्रिय हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि न्यायपालिका सक्रिय क्यों हुई? क्या इसके पहले वो निष्क्रिय थी, या इसके पहले क्या स्थितियां थी, कि क्या परिस्थितियां बनी कि न्यायपालिका को अपने परंपरागत मोड को छोड़ के, परंपरागत दृष्टिकोण को छोड़ के एक नया इनिशिएटिव लेना पड़ा, एक नया तरीका अपनाना पड़ा, और उसी तरीके को हम लोगों ने या सभी लोगों ने उसे सक्रियता कह दिया। इसीलिए इसे हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। अब उन परिस्थितियों को जानने की जरूरत है कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। तो देखिए, हमारे संविधान में विधि के शासन की बात की गई है, अनुच्छेद 14 में, मौलिक अधिकार जहां से शुरू होता है। अब विधि के शासन का जो कॉन्सेप्ट है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण, इसको संविधान ने इसको
पालन करने का दायित्व सरकार के अंग व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका पर दिया। लेकिन कुछ वर्षों में, विगत पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया कि व्यवस्थापिकाएं और कार्यपालिकाएं अपने इन दायित्वों के निर्वहन में कहीं न कहीं अक्षम या असमर्थ हो रही थी। इन अक्षमता और असमर्थता के कारण किसी न किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही था। तो न्यायपालिका ने अपने कानूनी दायरे से, देखिए उनकी हद थी, उस कानूनी दायरे से बाहर हटकर जनहित में समाज के अक्षम, दबे कुचले, निर्धन, अशिक्षित, अजागरूक, असहाय लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक हितों के रक्षा के लिए, संरक्षक के लिए, उनका उन्नायक बनने के लिए ऐसे तमाम बिंदुओं पर विचार किए और उस पर निर्णय लिए जिससे उन लोगों को फायदा मिला जो कार्य व्यवस्थापिका और कार्यपालिकाएं नहीं कर पा रही थी। उन कार्यों को न्यायपालिका ने लीक से हटकर अपने दायरे से 2 कदम आगे बढ़कर उन कार्यों को अपने हाथ में लिया, जिसको करने से शायद पहले न्यायपालिकाएं कतराती थी। अब बहुत सारे कारण हैं इसके कतराने के, उससे कतराती थी। वह उनका मानना था कि यह कार्यपालिका के या व्यवस्थापिका के अनंत क्षेत्राधिकार में है। लेकिन वास्तव में अगर आपको पता हो, पढ़ा हो संविधान, तो मैंने आपको पढ़ाया भी था, अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनरावलोकन या अनुच्छेद 32 जो मौलिक अधिकारों के रक्षा की बात करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लिए, उसके तहत उन्होंने जो अनुच्छेद 14 विधि के शासन की संकल्पना है, उस संकल्पना को धरातल पर लाने का प्रयास किया। इसी प्रयास को, न्यायपालिका द्वारा किए गए इसी प्रयास को हम न्यायिक सक्रियतावाद कहते हैं। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए घर में 3 भाई हैं, एक बड़ा, एक बिचला और एक छोटा, और सबके अपने अपने दायित्व दिए गए हैं। तो पता चले बड़ा और बिचला अपने कर्तव्य का पालन ही नहीं कर रहा है, तो फिर या कोई एक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है या कोई 2 नहीं कर रहे हैं, तो किसी एक को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, नहीं तो परिवार चलेगा कैसे। जो संकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने की थी, उसको चरितार्थ करने के लिए, अनुच्छेद 14 को चरितार्थ करने के लिए, अनुच्छेद 39 जो सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो समाज के सभी वर्गों को पुष्प पल्लवित करने की बात करता है, यह कार्य नहीं हो पाता अगर कोई एक दायित्व नहीं लेता। तो शायद इस दायित्व का निर्वहन न्यायपालिका ने किया और इसी को हम न्यायिक सक्रियतावाद, भारत में न्यायिक सक्रियतावाद के नाम से जानते हैं। अभी और बिंदुओं पे चर्चा होगी, लेकिन कहा जाता है कि भारत में न्यायिक सक्रियता, जो भारत में न्यायिक सक्रियता आई, उसके पीछे 2 जस्टिस का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक थे न्यायमूर्ति या जस्टिस कह ले पीएन भगवती, और दूसरे न्यायमूर्ति वीआर कृष्णा अय्यर। ये 2 ऐसे न्यायमूर्ति थे, जस्टिस थे, जिन्होंने न्यायिक सक्रियतावाद के हवन में अपनी पहली आहुति दी थी, और इन्हीं के माध्यम से जनता तक यह बात गई और फिर न्यायिक सक्रियतावाद का दौर प्रारंभ हो गया। और आज तो स्थिति यह है कि न्याय वास्तव में सक्रिय हो चुका है। चाहे सोशल मीडिया को देखिए, अभी मैं न्यूज देख रहा था, आज ही का मामला है उत्तराखंड का, 2 विधायकों के बीच आपस में तनातनी थी। पूर्व विधायक ने वर्तमान विधायक के घर जाके गोलीबारी की, और जो वर्तमान विधायक है उन्होंने भी पिस्टल निकाल लिया और दौड़ा दिया। अब ऐसे में
सोचिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका हमारे संसदीय शासन व्यवस्था है, वही विधायक, ये माननीय लोग जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के अंग हैं, उनके द्वारा ऐसा असंवैधानिक व्यवहार किया जाना क्या उचित था? निश्चित रूप से न्यायपालिका को ऐसे लोगों को कड़े से कड़े रूप से ऐसे लोगों के लिए पेश आना चाहिए। और न्यायपालिका ने यही करना प्रारंभ किया 80 के दशक में, और वहीं से न्यायिक सक्रियतावाद का प्रारंभ हुआ। देखिए, न्यायपालिका या न्यायाधीश पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर या अन्य न्यायाधीशों का यह मानना था कि न्याय का स्वरूप केवल कानूनी नहीं है, केवल कानून द्वारा न्याय, विधि का शासन शब्द केवल कानूनी शब्द से नहीं जुड़ा हुआ है, वो विधि केवल कानून नहीं है। निश्चित रूप से इस कानूनी पहलू के, ऐसा नहीं कि इसे इंकार कर सकते हैं कि कानूनी पहलू नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक पहलू भी है। और जब तक सामाजिक आर्थिक पहलू पर न्याय नहीं होगा, तब तक हम विधि के शासन की कल्पना नहीं कर सकते। वह कानूनी न्याय वास्तविकता के धरातल पर कसा नहीं जाएगा। इसलिए न्यायमूर्तियों का मानना था कि केवल कानूनी न्याय का स्वरूप केवल कानूनी नहीं, वरन सामाजिक और आर्थिक भी है। कहीं ना कहीं उस पर कदम उठाना पड़ेगा। और न्यायपालिका ने इसी कमजोर, दबे कुचले, विपन्न, अजागरूक, जैसे महिलाएं, ऐसे लोगों के साथ जो अनादिकाल से असमानताओं का व्यवहार किया जा रहा था, अनादिकाल से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, डराया धमकाया जा रहा था, उनको प्रथाओं परंपराओं के नाम पर दबाया जा रहा था, ऐसे लोगों के लिए न्यायपालिका ने एक इनिशिएटिव लिया और उनको आर्टिकल 39 कहिए, आर्टिकल 21 कहिए, आर्टिकल 14 कहिए, आर्टिकल 19 कहिए, आर्टिकल 32 कहिए, इसके अंतर्गत उनको न्याय दिलाने के लिए सक्रिय रूप से आगे आया, इनिशिएटिव लिया, पहल की। इसी को हम न्यायिक सक्रियतावाद के नाम से जानते हैं। देखिए, जो आम जनता है, यह आम जनता की सामाजिक आर्थिक दशाओं के उन्नयन, आम जनता के सामाजिक आर्थिक दशाओं के उन्नयन, उनके अधिकारों के संरक्षण, याद है आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, संरक्षण एवं भ्रष्ट समाज विरोधी ताकतों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु न्यायपालिका को सक्रिय होना पड़ा। और न्यायपालिका ने सक्रिय होकर तमाम ऐसे बिंदुओं पे कार्य किए जिन कार्यों के कारण न्यायिक सक्रियतावाद वास्तविकता के रूप में धरातल पर आया। अब इनकी चर्चा कर लेते हैं कि न्यायपालिका ने क्या किया। कुछ वादों की भी चर्चा करेंगे हम कि जो प्रमुख वाद थे। वैसे जस्टिस पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर साहब ने इसमें भूमिका निभाई। अभी कुछ वादों की चर्चा करेंगे जिन मुकदमों ने इसको जनहित याचिका जो आई या जो न्यायिक सक्रियतावाद आई उसको और सुलभ बना दिया। वास्तव में न्यायपालिका द्वारा किए गए जो प्रयास थे, जिसको हम न्यायिक सक्रियता के नाम से जानते हैं, पहला प्रयास था जनहित याचिका। जनहित याचिकाओं को मान्यता। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं को मान्यता, जिसको PIL भी कहते हैं, जनहित याचिकाओं को मान्यता दी। अब देखिए, ऐसा सुनने में आता है, किदवंती भी हो सकती है, कि जस्टिस पीएन भगवती पेपर पढ़ रहे थे, उस पेपर में किसी का दर्द उनको पेपर में दिख गया और उस दर्द से बड़ा प्रभावित हुए और उन्होंने उसी कटिंग को याचिका मानकर न्याय कर डाला। अब देखिए, न्याय का जो परंपरागत स्वरूप था वह क्या था
कि कोई नागरिक प्रताड़ित है, यह परंपरागत स्वरूप था, उस परंपरागत स्वरूप को छोड़ के वह सक्रिय हुआ, इसीलिए इसे न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका को मान्यता दी। अब क्या था, जो परंपरागत न्याय था उसमें कोई व्यक्ति प्रताड़ित है, समझिएगा इस बात को, जैसे कोई व्यक्ति प्रताड़ित है, मैं ही प्रताड़ित हूं, किसी ने मेरी संपत्ति छीन ली या किसी ने मेरे मौलिक अधिकार का हनन कर दिया, तो मैं न्यायपालिका के पास जाकर गुहार लगाऊं कि हुजूर माई बाप मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय दीजिए, मैं न्याय की गुहार लगाऊं, तो मुझे न्यायपालिका न्याय देती थी। अब कहां न्यायपालिका सक्रिय हो गई, इसी को न्यायिक सक्रियता से जोड़ते हैं कि पहले जब आप प्रताड़ित हैं, आप जाएंगे न्यायपालिका के पास, अपनी गुहार लगाएंगे, जैसे वो जहांगीर के काल में घंटा बजा होता था, घंटा बजाया न्याय के लिए, वैसे ही आप न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते थे। अब क्या किया इसमें जनहित याचिका के माध्यम से या न्यायिक सक्रियतावाद में, कि अगर मान लीजिए मैं प्रताड़ित हूं और समाज में तमाम ऐसे लोग अजागरूक हैं, जैसे तमाम महिलाएं हैं, उनके साथ तमाम शोषण हुए, लेकिन समाज इज्जत प्रतिष्ठा के भय के मारे वो समाज के सामने नहीं आना चाहते, और ऐसे मामलों से उन लोगों का मनोबल बढ़ता है जो लोग अपराधी हैं। तो तमाम समाज में असक्षम लोग हैं, अजागरूक लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, या गरीब दबे कुचले वर्ग के लोग हैं जिनको डरा धमका कर रखा जाता था। वो किसी कारणवश, चाहे अपने सामाजिक आर्थिक या किसी भी कारणवश, वो न्यायपालिका तक नहीं जा पाते थे। ऐसे क्या होता था कि अन्याय हो जाता था और लोग चुपचाप अन्याय को बर्दाश्त कर लेते थे। न्यायपालिका ने इसको संज्ञान में लिया और अब नियम में परिवर्तन करके कहा कि कोई जरूरी नहीं कि मैं प्रताड़ित हूं तो मैं ही जाऊं, हो सकता है मेरे ऊपर सामाजिक दबाव हो, किसी औरत के साथ गलत हुआ, उसके साथ छेड़खानी हुई या उसका बलात्कार किया गया, लेकिन वो सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए नहीं जा पा रही, तो समाज का कोई भी तबका, कोई भी व्यक्ति उसके लिए न्यायालय में जा सकता है, या न्यूज़पेपर से पता चल जाए, या पोस्ट कार्ड लिख के डाल दीजिए। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उनकी मदद हो, उसके साथ अन्याय हुआ लेकिन नहीं, सामने नहीं आना चाहता, तो उसने न्यायपालिका के नाम पत्र लिखा और पत्र डाल दिया। उस पत्र को, उस न्यूज़पेपर की कटिंग को, उस पोस्ट कार्ड को ही याचिका मानकर न्यायपालिका ने त्वरित न्याय देने का कार्य प्रारंभ कर दिया, और इसी को जनहित याचिका कहा गया। लेकिन शर्त यह भी थी कि वो जनहित में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अपने पटीदार से दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं ना, मामले में दम होना चाहिए। समाज के उस दबे कुचले, अक्षम, अशिक्षित, अजागरूक, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से दबे वर्ग को न्याय दिलाने के लिए, विधि के शासन को, आर्टिकल 39 के सामाजिक न्याय को वास्तविकता पर लाने के लिए न्यायपालिका ने जनहित याचिकाओं का यह दौर प्रारंभ किया। इसी को हम न्यायिक सक्रियतावाद कहते हैं। यानी पहला काम, उन्होंने जनहित याचिकाओं को मान्यता दे दी कि अब कोई जरूरी नहीं कि मैं ही जाऊं, मेरी जगह पे कोई भी जा सकता है, पत्र दे सकता है, न्यूज़पेपर की कटिंग को ही हम याचिका मान सकते हैं। हां, सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ मामला होना चाहिए, अन्याय हुआ होना चाहिए वास्तविकता में। तो यह पहला काम किया न्यायपालिका ने, जनहित याचिकाओं को मान्यता प्रदान की। दूसरा कार्य न्यायपालिका का अनुच्छेद 21 की नवीन व्याख्या। आपको मैंने पढ़ाया था कि अनुच्छेद 21 जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन इसी में कार्यपालिकाएं, सरकारें कोई न कोई बहाना लेकर व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता पर नियंत्रण करना चाहती थी। न्यायपालिका ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल अनुच्छेद 21 यह नहीं कहता कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यही ना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
अनुच्छेद 21 में प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जबकि अमेरिका में है। और एक बात और मैं भूल गया था बताना कि ये जनहित याचिकाएं अमेरिका से ही शुरू हुई, उसी को हमने अडॉप्ट किया। जबकि अमेरिका की न्यायपालिका विधि की, यहां क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और वहां विधि की उचित प्रक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और यहां है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो न्यायपालिका ने कहा कि अनुच्छेद 21 का मतलब केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही नहीं है, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही नहीं है कि विधि में लिख दिया और इस नाम पर हमारी स्वतंत्रता पर आपने अंकुश लगा दिया। याद होगा आपको, बड़ा प्रमुख प्रकरण था मेनका गांधी का प्रकरण। मेनका गांधी के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसकी आप मनमानी व्याख्या नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि मनमानी तरीके से इसको आपने कह दिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ मनमानी व्याख्या नहीं, बल्कि विधि की उचित प्रक्रिया, विवेक सम्मत हो। वो जो विधि की द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वह विवेक सम्मत हो। ऐसा नहीं कि मनमाने तरीके से चलेगा, आप अपने तरीके से व्याख्या कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जिस आधार पर आप उस व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, रीजनेबल, विवेक संगत, तर्क संगत और न्यायपूर्ण होना चाहिए, तभी आप उसके स्वतंत्रता को रोक सकते हो। यह दूसरा काम किया। तीसरा, कार्यपालिका के स्वविवेक पर नियंत्रण। स्वविवेक पर नियंत्रण। देखिए, कार्यपालिका के स्वविवेक पर नियंत्रण, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण मामला आया था कस्तूरीमल रेड्डी के विवाद में। सर्वोच्च न्यायालय में ने कार्यपालिका के स्वविवेक पर भी नियंत्रण लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका के स्वविवेक का अर्थ सरकार में बैठे हुए लोग या सरकार में बैठी हुई पार्टी का विवेक नहीं है। वास्तव में कार्यपालिका के विवेक का अर्थ डीपीएसपी है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ऐसा नहीं कि सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति या सरकार में रूलिंग पार्टी, जो सरकार चला रही है पार्टी, वो अपने तरह से स्वविवेक की व्याख्या करे ना। स्वविवेक का अर्थ यह है डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 39 क्या कहता है? सामाजिक आर्थिक न्याय, सबको विधिक सहायता उपलब्ध की जाए। इस जनहित याचिका में ऐसा था कि वो न्यायपालिका ही उनको उनका पक्ष प्रस्तुत कर रही थी। ऐसा नहीं कि उनको पैसा चाहिए, वकील चाहिए, पैसा नहीं है इसलिए कोर्ट में नहीं जा पा रहे, तो बिना पैसे के सरकार उसको, न्यायपालिका उसको व्यवस्था उपलब्ध करा रही थी। तो कार्यपालिका के स्वविवेक का अर्थ सरकार का विवेक नहीं, व्यक्ति का विवेक नहीं, शासन सत्ता पे बैठे हुए व्यक्ति का विवेक नहीं, बल्कि इस डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विवेक है। इसको स्पष्ट कस्तूरीमल रेड्डी के मामले में न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय ने किया। चौथा कार्य कि सुप्रीम कोर्ट का मानना था, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि विधि के शासन का अर्थ केवल विधि की व्याख्या से, वैधिक न्याय से नहीं है, कानूनी न्याय से नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय से भी है। तो न्यायपालिका ने स्पष्ट कहा कि हम भी सरकार के अंग हैं और अगर कोई अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने दायित्व का निर्वहन करें। और तब तक विधि के शासन को स्पष्टता मान्यता नहीं दी जा सकती जब तक वह सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना न कर पाए। तो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े, दबे कुचले, विपन्न, अजागरूक लोगों को न्याय दिलाने के लिए इनिशिएटिव लिया, कदम बढ़ाया
यह कार्य सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो न्यायिक सक्रियता में एक एक कड़ी जुड़ता जा रहा था, एक एक रद्दे पे रद्दा, एक कील ठोका दूसरा कील ठोका। और निश्चित रूप से मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि विगत कुछ दशकों में न्यायपालिका ने अपने वास्तविक कर्तव्य के निर्वहन के प्रति न्यायपालिका जागरूक हुई है। इसीलिए शायद पीआईएल जनहित याचिकाओं का दौर प्रारंभ हुआ और तमाम ऐसे प्रकरण, अभी मैं बताऊंगा आपको, तमाम ऐसे प्रकरण थे। जैसे 5वां में, इसी में अगला जो प्रयास किया, झारखंडी मुक्ति मोर्चा, आपने सुना होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का मामला, सांसद रिश्वत कांड, चारा घोटाला इत्यादि तमाम ऐसे मामले रहे जिसमें न्यायपालिका ने अभूतपूर्व कार्य किया, लीक से हटकर एक इतिहास रच दिया। और जो सीबीआई के ऊपर, सीबीआई के कार्यों को प्रभावित करने वाले तत्व थे, उन पर अंकुश लगाने का प्रयास किया न्यायपालिका ने। इसीलिए कहा जाता है कि न्यायपालिका ने अपने परंपरागत रूप को त्याग कर एक नया रूप धारण किया, जो नया रूप निश्चित रूप से सक्रिय था, समाज में जनता को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण था। इसीलिए इसे जनहित न्यायिक सक्रियतावाद या जनहित याचिकाओं से जोड़ा गया। एक और कार्य किया न्यायपालिका ने, अगर विगत कुछ वर्षों में देखें तो तमाम बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता, तांत्रिक बाबा, जो कानून को अपने हाथ का खिलौना समझ रखे थे, कानून की स्थिति यह हो गई थी कि कानून निर्बलों के का सहारा न बनके सबलों का हित कर रहा था। ऐसे लोगों को धूल चटाई न्यायपालिका ने, ऐसे लोगों को धरती नजर दिखा दी धरती। ऐसे ऐसे बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट राजनेताओं, बड़े बड़े बाबाओं, तांत्रिकों पर नियंत्रण किया और नियंत्रण करके जनता को न्याय सुलभ कराया। सक्रियता का अर्थ क्या है? सुलभ, कि अब जनता तक न्याय पहुंच गया। देखिए, अगर इस संबंध में हम चर्चा करें तो वास्तव में जो पहला मामला आया जनहित याचिकाओं का या न्यायिक सक्रियतावाद का, जो पहला मामला आया वो बिहार में मामला था, जिसको हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, ये पहला मामला आया जिसने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। लेकिन इससे भी बड़ा मामला, महत्वपूर्ण मामला जो जस्टिस पीएन भगवती ने देखा, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ का मामला 1982 में। इस मामले में न्यायपालिका ने स्पष्ट कह दिया कि वास्तव में न्याय केवल विधिक न्याय, कानूनी न्याय नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक है। जेल में एक चार्ल्स सोपराज और सुनील बत्रा का केस आता है। उसमें जेल में बंद कैदी थे, उन कैदियों की दुर्दशा थी, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा था। एक पत्र के माध्यम से सूचित किया गया न्यायपालिका को। न्यायपालिका उस जेल की जांच कराई और जांच कराने के बाद दोषियों को दंडित किया। बिहार में मामला था कि तमाम ऐसे कैदी थे जो कानूनी प्रक्रियाओं के पेच में फंस के जो अपराध किया उससे ज्यादा की सजा भुगत चुके थे। मान लीजिए किसी ने अपराध किया सन 2000 में, मान लीजिए उसको आजीवन कारावास 14 साल का मिलना चाहिए, 2014 में उसको रिहा हो जाना चाहिए। लेकिन तारीख पे तारीख, वो फिल्म आती थी ना,
एक फिल्म आई थी, उसमें वो कहता है हीरो कि क्या है न्याय, ये तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, पढ़ती गई, डेट बढ़ते गए, पता चला वो आदमी जेल में ही सड़ रहा है। जो उसको सजा मिलनी चाहिए उससे अधिक की सजा वो काट चुका है। ऐसे लोगों को न्यायपालिका ने आदेश कर दिया तुरंत बिना शर्त रिहा कराए। बिना शर्त रिहा करने के कारण केवल और केवल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका ही रही। पीआईएल जो जनहित याचिकाएं हैं, इनका दौर प्रारंभ हुआ 1979 में। 80-82 आते आते शुरू हो गया और इतना पे ही थमा नहीं। आज भी आज तो सोशल मीडिया का दौर है, जन सूचना का अधिकार है, और सोशल मीडिया के किसी क्लिप को उठा के अगर न्यायाधीश चाहे तो उसी को, उस चीज को मानकर, याचिका मानकर उस पर न्याय दे सकता है। अब इन मामलों के बाद एक जागरूकता आई और उस जागरूकता का परिणाम यह निकला कि तमाम मुद्दों पर अब जनहित याचिकाओं का दौर प्रारंभ हो गया और न्यायपालिका सक्रिय बनने लगी। जैसे बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूरी, जबकि बैन है आर्टिकल 23 और 24 के अनुसार, उस पर मामले आने लगे। उपेक्षित बच्चों, बच्चों के मामले, उपेक्षित बच्चों के मामले आने लगे। श्रमिकों के साथ जो अत्याचार हो रहा था के साथ अत्याचार के मामले, चाहे उन्हें न्यूनतम कम मजदूरी दी जा रही हो, चाहे उनका शोषण किया जा रहा हो, भुगतान समय पर न किया जा रहा हो, कम भुगतान किया जा रहा हो, तमाम अनियमितताएं और शोषण के मामले। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण और प्रदूषण का मामला भी जनहित याचिकाओं में शामिल है। आज खाद्य पदार्थों में मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट आजकल बड़ा सक्रिय है। खाद्य पदार्थों में मिलावट, विरासत और संस्कृति के संरक्षण इत्यादि के मामले तमाम जनहित याचिकाओं के अंतर्गत या तो उसको निपटा दिए गए या तो वो विचाराधीन है। अब न्यायपालिका ने एक और सक्रियता दिखाई कि जब मामले पढ़ने लगे तो उन्होंने बेंच बढ़ाए, जजेस बढ़ाए, कि ताकि इसका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सके, क्योंकि आपको पता है कि न्याय में देरी अन्याय से कम नहीं है। यह था न्यायिक सक्रियतावाद। लेकिन मित्रों, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्षों को देखना चाहिए कि भाई न्यायपालिका कह रही है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी और नेताओं के कारण वह अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाई, सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध नहीं करा पाई, इसलिए हमने इनिशिएटिव लिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इंगित करते हैं कि न्यायपालिका भी दूध की धुली नहीं है। हमारे संविधान का आर्टिकल 51 में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों के पृथक्करण की बात की गई। तीनों के अपने अपने दायित्व हैं और तीनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। न्यायपालिका ने अपनी सीमा से आगे बढ़कर कार्य किया, बहुत अच्छा है कार्य किया जनता को न्याय दिलाने का। लेकिन क्या न्यायपालिका बिना कार्यपालिका और व्यवस्थापिकाओं के ऊपर ऐसे अंकुश लगाकर, उनसे ऐसे तनातनी कर क्या देश में लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को स्थापित कर पाएगी? क्या न्यायपालिकाएं जनता तक सारी व्यवस्थाएं सुलभ करा पाएंगी?
यह विचारणीय प्रश्न है मित्रों। इसके अलावा क्या न्यायपालिका स्वयं में भ्रष्टाचार से मुक्त है? क्या न्यायपालिकाएं भ्रष्टाचार से अछूती हैं? क्या न्यायपालिकाएं अपने कर्मचारियों, अपने न्यायाधीशों को नियंत्रित कर पा रही हैं? निश्चित रूप से अगर ऐसा कर पा रही हो तो बहुत अच्छा है। कहा जाता है, मेरा मानना है मित्रों, कि कोई व्यवस्था खराब नहीं होती, तंत्र खराब नहीं होता, तंत्र को चलाने वाले लोग खराब होते। अरस्तु मुझे याद आते हैं कि अरस्तु ने कहा कि राजतंत्र भी अच्छी व्यवस्था थी, कुलीन तंत्र भी अच्छी व्यवस्था है, और उसने पॉलिटी को भी अच्छी व्यवस्था बताई, लेकिन इन तीनों के भ्रष्ट रूप को भी बताया कि वही एक व्यक्ति शासन सत्ता का मुखिया होता है, राजा अच्छा होता है तो जनहित में कार्य करता है, लेकिन जब वही स्वहित में काम करने लगे तो डिक्टेटर बन जाता है। जब तक कुलीन मंत्री वर्ग जनहित में काम कर रहे थे, जनता की बल्ले बल्ले होती है, धूमधाम से जनता आराम से काम कर रही होती है, लेकिन जब वही मंत्री, वही प्रतिनिधि जब धन के चक्कर में, लोभ में, लाभ में व्यक्तिगत हित ढूंढने लगते हैं तो वो व्यवस्था भ्रष्ट हो जाती है। वैसे ही जब तक नेता देश के लिए, जनता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं, तब तक लोकतंत्र सही है। लेकिन जिस दिन यह जो हमारे प्रतिनिधि, हमारे चुने गए प्रतिनिधि, हमारे नुमाइंदे हैं, अगर वो स्वहित में काम करने लगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलने से कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसा नहीं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिकाएं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई हैं, कहीं ना कहीं न्यायपालिकाओं के ऊपर भी असर है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई तंत्र, कोई व्यवस्था खराब नहीं होती, व्यवस्था में होने वाले लोग अच्छे या खराब होते हैं। अगर वो अच्छे होंगे, आज बार बार राम राज्य की बात की जा रही है, सोचिए राम कितने बड़े व्यक्तित्व थे कि उन्होंने समाज, अपनी जनता के सभी एक एक वर्ग का ध्यान रखा, एक एक वर्ग का ध्यान रखा। अगर ऐसा आज के हमारे जनप्रतिनिधि हो जाए तो निश्चित रूप से इस धरती को, इस लोकतंत्र को स्वर्ग बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो केवल मित्रों, मेरा मानना है, आज गणतंत्र का पर्व है, गणतंत्र दिवस है, मेरा मानना है कि केवल कार्यपालिकाएं, व्यवस्थापिकाएं या न्यायपालिकाएं ही अपने कर्तव्य का पालन न करें, बल्कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं उनका भी हमें पालन करना चाहिए। अगर हम उनका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से जो सक्रियता न्यायपालिका में आई है वह सक्रियता हमारे लोकतंत्र में आएगी, और निश्चित रूप से यह लोकतांत्रिक व्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक भारत की व्यवस्था, निश्चित रूप से सबसे अच्छी व्यवस्था बन पाएगी। बस इतना ही मित्रों, इस जनहित याचिकाओं के दौर में न्यायिक सक्रियतावाद के बारे में मुझे आपको बताना था। आज के इस वीडियो से मैं विदा लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन को रिसीव करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन सब विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।